आप कैसा महसूस करेंगे कि एक माँ के सामने उसके बेटे को मारपीट करके गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ इस इल्ज़ाम पर कि गली में उसने खेलते हुए पत्थर उठाया। आप कैसा महसूस करेंगे कि अपने ही मुल्क के अंदर किसी और शहर जाने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़े। जब भी आप घर से निकलें तो बार बार चेक पॉइंट पर आपकी तलाशी हो, आपकी तस्वीरें ली जाएं, घर में खिड़कियों की जगह स्टील के जंगले हों कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई हमला ना कर दे। जहाँ कुछ लोग बगैर किसी रोक टोक के नॉर्मल लाइफ जिए, वहीं पर आपको बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर रोका जाए। हर पैलेस्टीनियन 1967 से कुछ ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहा है। गजा हो, वेस्ट बैंक या फिर हेब्रोन, कहानी हर जगह ऐसी ही है। आइए बात करते हैं कि पैलेस्टाइन में सूरत हाल इस नहज तक पहुंची कैसे और 1948 के बाद कैसे इजराइल पैलेस्टाइन पर कब्जा करता गया। हमास जो आजकल इजराइल के गले की हड्डी बना है, वो आखिर वजूद में कैसे आया। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की कि आखिर इजराइल बना कैसे। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मैंडेट ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स 1948 में पैलेस्टाइन छोड़ते हैं। 14 मई 1948 को डेविड बेन गूरियन स्टेट ऑफ इजराइल का ऐलान करते हैं। अब देखिए, पैलेस्टाइन की ना तो कोई आर्मी और ना एयर फोर्स थी। पैलेस्टाइन की नेबरिंग कंट्रीज जिनमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट अगले ही दिन इजराइल पर हमला करते हैं। जहां पर इन अरब कंट्रीज़ को ये लगा कि वो इजराइल को आराम से हरा देंगे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक्चुअल में अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा था। जूस को ये मालूम था कि अगर वो आज इस जंग से पीछे हटे तो कभी भी वो जूस इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना पाएंगे। ये जंग तकरीबन 1 साल चली और इजराइल इन तमाम अरब कंट्रीज़ को शिकस्त देता है। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज़ बने। इसको पैलेस्टीनियंस आज तक नकबा के नाम से याद करते हैं। इस जंग में सीज़ फायर के लिए अरब्स और इजराइल के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसको आर्मिस्टिक एग्रीमेंट कहा जाता है। तो पैलेस्टाइन यूएन पार्टीशन प्लान 1947 के मुताबिक जो हिस्से पैलेस्टाइन के हिस्से में आए, इस जंग के बाद 1948 में पैलेस्टीनियंस को इन जगहों से भी हाथ धोना पड़ा। मैं आपको एक मैप से समझाता हूँ। तो यूएन पार्टीशन प्लान के मुताबिक गजा और वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस के हिस्से में आए और यरूशलेम यूएन के कंट्रोल में रहा। अब इस 1948 की जंग के बाद ये जो गजा वाला हिस्सा है वो इजिप्ट के पास गया और ये वेस्ट बैंक और यरूशलेम का इलाका जॉर्डन के पास। और अगर आप ये गोलन हाइट्स देखें तो ये सीरिया का हिस्सा बना। और आखिर में लेबनान को इस वॉर में सिर्फ रेफ्यूजीज़ ही मिले। तो बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, आगे जाकर और भी जंगें लड़ी गई। इसी के कुछ साल बाद 1957 में स्वेज़ कैनाल क्राइसिस शुरू हुआ। देखिए, ये इजराइल और ये इजिप्ट और यहाँ पर स्वेज़ कैनाल है। ये कैनाल इजिप्ट और फ्रांस मिलकर बनाते हैं और ये अरब कंट्रीज़ को वेस्ट से कनेक्ट करता है। इसीलिए ये अरब्स और वेस्ट के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। आगे चलकर इजिप्ट को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, तो इसी वजह से इन्होंने अपनी ओनरशिप यूके को ट्रांसफ़र की। आगे चलकर 1956 में नासिर, एक इजिप्शियन लीडर, इस स्वेज़ कैनाल को नेशनलाइज करने की बात करते हैं। नासिर का ये कहना था कि स्वेज़ कैनाल इजिप्शियन लैंड पर बना है, तो उसी वजह से कंट्रोल इजिप्ट के पास होना चाहिए। और 1948 की जंग हारने के बाद इजिप्ट ने इजराइल को स्वेज़ कैनाल से बैन करने की बात की। इसी के चलते इजराइल, यूके और फ्रांस इजिप्ट पर हमला करते हैं और सिनाइन पेनिनसुला का हिस्सा अपने कब्जे में लेते हैं। तो इस मामले को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशंस बीच में आता है। तो नेगोशिएशंस होती हैं कि इजिप्ट का ये सारा हिस्सा वापस किया जाए और इजिप्ट किसी को स्वेज़ कैनाल यूज़ करने से रोकेगा नहीं। और अब आया 1967। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल के बीच दोबारा जंग का आगाज़ होता है। लेकिन पता नहीं इजराइल के पास ऐसा क्या है कि वो इस जंग को भी जीत जाते हैं। तो सबसे पहले ये इजिप्ट जाते हैं, वहाँ पर गजा पर कब्जा करते हैं। उसके बाद जॉर्डन से यरूशलेम और वेस्ट बैंक वापस लेते हैं और ये यही नहीं रुकते, सीरिया से गोलन हाइट्स भी वापस लेते हैं। तो इस जंग में इजराइल को जीत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ 2 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ भी मिले। तो देखिए, ना तो इजराइल इन 2 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को रखना चाहता था और ना ही सिटीजनशिप देना चाहता था कि वो आगे चलकर कहीं वोट ना कर सकें, और ना ही इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ को मार सकता था। देखिए, 1967 की जंग के बाद इजराइल की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती गई और उन्हें यह मालूम था कि वो हर तरफ से इन अरब कंट्रीज़ के बीच में घिरे हुए हैं। इसी वजह से इस जंग के बाद इजराइल की स्ट्रेटजी हाईली ऑफेंसिव रही। इन्होंने आर्मी के ज़रिए गजा और वेस्ट बैंक पर कंट्रोल रखा और यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया तक इजराइल कंट्रोल करता था। और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजराइल ने जूस को आबाद करना शुरू किया। इन जूस सेटलमेंट्स को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इलीगल कहा। तो ये वेस्ट बैंक है, जो आप ग्रीन में देख रहे हैं वो पैलेस्टीनियन कंट्रोल्ड एरिया, और ये जो ब्लू का एरिया है वो इजरायली फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। आखिर में जो ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जूस सेटलमेंट्स हैं। पूरे वेस्ट बैंक में 140 से ज़्यादा चेक पोस्ट और 700 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई गई। इन दीवारों का मकसद ये था कि जूस और मुस्लिम सेटलमेंट्स को अलग किया जाए ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे। जहाँ पूरे वेस्ट बैंक के अंदर जूस आज़ादी से घूम सकते हैं और वहीं पैलेस्टीनियंस को दूसरे शहर जाने के लिए बाकायदा परमिट लेना पड़ता है। इजराइल वेस्ट बैंक के अंदर जूस को सेटल करने के लिए चीप लैंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी फैसिलिटीज़ देता रहा कि इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस वेस्ट बैंक के अंदर कायम रखे।
इजरायली फोर्सेस गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियंस की मूवमेंट को हर वक्त मॉनिटर करती है। हेब्रोन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जूस सेटलमेंट और पैलेस्टीनियंस के बीच में ज़्यादातर टेंशन्स देखने को मिलती हैं। हेब्रोन में ही ज़्यादातर वायलेंट जूस सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर ये आए दिन पैलेस्टीनियंस पर हमला करते हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस खामोश तमाशाई बनी रहती हैं। मेरे नज़दीक वेस्ट बैंक में इन सेटलमेंट्स का एक ही मकसद है कि इजराइल पर कोई हमला करे तो सेल्फ डिफेंस की आड़ में ये जेनोसाइड शुरू करें। इन सेटलमेंट्स के बाद से इजरायली फोर्सेस और पैलेस्टीनियंस के बीच पत्थरबाजी शुरू हुई। पैलेस्टीनियंस इस ऑक्यूपेशन के खिलाफ इजरायली फोर्सेस पर पत्थर फेंकते और जवाब में इजरायली फोर्सेस इन्हें गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाती। आए दिन इजरायली फोर्सेस और पैलेस्टीनियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते। इसी के चलते 8 दिसंबर 1987 को जबालिया रेफ्यूजी कैंप के पास एक इजरायली ट्रक 4 मासूम पैलेस्टीनियंस की जान लेता है। बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं और तकरीबन 350 इजरायलीज और 1600 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसको फर्स्ट इंतफादा कहा गया और यहीं से एंट्री होती है कहानी में हमास और PLO की।